भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। मुंबई के कलाकार। 19वीं शताब्दी के अंत में मुंबई कला के उत्थान के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में जब ग्रिफिथ्स महोदय ने प्रिंसिपल का पद संभाला, तब आपने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अजंता के चित्रों का अध्ययन किया और उनकी अनुकृतियां कीं। इस कार्य में वे 13 वर्ष तक संलग्न रहे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ भाग में मुंबई के चित्रकारों ने पाश्चात्य तथा भारतीय शैली के सम्मिश्रण का प्रयास आरंभ किया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के नए प्रिंसिपल ग्लेडस्टोन सालोमन की अध्यक्षता में धुरंधर व लाल कला और श्री जगन्नाथ अहिवासी जैसे कुशल भारतीय चित्रकारों ने कई उल्लेखनीय व सफल प्रयोग किए। श्री अहिवासी जे स्कूल में इंडियन कक्षा के अध्यापक के रूप में अपना योगदान देते रहे। यहाँ पर आपके सान्निध्य में छात्रों ने प्राचीन भारतीय कला शैलियों जैसे अजना राजपूत तथा कांगड़ा का विशेष रूप से अध्ययन किया और फिर इन शैलियों को अपनी का आधार बनाया। भारतीय कला के विकास के साथ साथ मुंबई आर्ट स्कूल ने पाश्चात्य शैली का उत्तम रूप विकसित किया। अनेक चित्रकारों ने यथार्थ शैली में पाश्चात्य ढंग से दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, स्मृति चित्रण, पदार्थ चित्रण एवं द्रुत रेखांकन में प्रगति की। साथ ही टेम्परा तथा तैल चित्रण की पाश्चात्य पद्धति पर अधिक बल देते हुए इस स्कूल के चित्रकारों ने सर्वोत्कृष्ट कृतियां बनाई। बेंद्रे, हैब्बार, सूजा, रजा, आरा मुंबई में कार्यरत रहे हैं। एन.एस. बेंद्रे 1910 से 1992 ईस्वी 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से श्री एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया था। स्त्री पुरुषों के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं नारी सौंदर्य के रूपांकन को आपने अपने कैनवासों पर बखूबी उद्घाटित किया है, जो आपकी अनवरत साधना का द्योतक है। जन्म एवं शिक्षा। बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 ईस्वी में हुआ। बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि का चित्रण किया और कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए और सन 1934 ईस्वी में मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा प्राप्त किया। कला शिक्षा समाप्ति के पश्चात बेंद्रे ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया। कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष सन 1936 से 1939 ईस्वी तक कार्य किया। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित हो अनेक दृश्य चित्रों का निर्माण किया। सन 1945 ईस्वी में शांतिनिकेतन की यात्रा के दौरान आपने टेम्परा शैली में कार्य किया। सम्माननीय पद एवं पुरस्कार। बेंद्रे ने अपनी कला का बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। सन 1940 ईस्वी में बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही। परिणामस्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए।
सन 1941 ईस्वी में आपको उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1946 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी तथा अन्य ऐसे पुरस्कार प्राप्त हुए जिन्होंने कला क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ाई। इसी वर्ष वे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए और मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त हुए। 1984 ईस्वी में आपको कालिदास सम्मान मिला व शांतिनिकेतन का अवन गगन पुरस्कार इन्हें श्री अवार्ड 1969, पद्मभूषण अवार्ड 1992 से सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी सन 1950 ईस्वी में आपने एकल प्रदर्शनी आयोजित की। सन 1979 ईस्वी में आपके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी हुई और उसी दौरान ललित कला अकादमी, दिल्ली ने फेलोशिप भी प्रदान की। मध्य प्रदेश में भारत भवन में सन 1992 ईस्वी में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर N.S. बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुईं। कला शिक्षण, आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली बेंद्रे शैली आज कला प्रेमियों के बीच प्रेरणा का विषय बनी हुई है। उनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार आप N.S. बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1950 से 1966 तक 16 वर्ष आप बड़ौदा में रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। सन 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में श्री बेंद्रे भी एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों पर अध्ययन कर पूर्ण की। आपके अनुसार कलाकार दृश्य, अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना तथा शैली के द्वारा सहज ग्राह्य बनाता है। प्रेरणा एवं प्रभाव, बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति की भी आपके चित्रों पर गहरी छाप मिलती है। फ्रेंच कलाकारों में गोगां और मातिस की छितराई द्रुतविकीर्णता और सेज़ां से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। सन 1947 से 48 में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों न्यूयॉर्क, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम का भ्रमण करने के कारण वहां के विविध विषय, कला तकनीक, स्थितिजन्य नियोजन आदि से चित्रण कार्य करने में सफलता मिली। 12 न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की। मुंबई की गली कूचों और बाजारों से घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। उनकी भाव भंगिमाएं, आचार विचारों और कार्य व्यापारों का आपने बड़ी सजीवता एवं बारीकी से चित्रांकन किया है। आपने लिखा है, कला को मैं 2 ध्येयों से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह कि चित्र संभाषण कर सके तथा दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। चित्रण विषय एवं माध्यम, बेंद्रे ने प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया। तेल, पेस्टल एवं जल रंग, आपके चित्र संयोजनों में क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख हैं, जो गगनेंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों जैसे हैं। सन 1956 ईस्वी में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें ज्यामितीय रूपाकार है। सूर्यमुखी फूल, जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख पृष्ठ पर छपा है। कंधे पर बच्चा, श्रृंगार चित्र, नवासी, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियां आधुनिक पद्धति से चित्रित हैं, किंतु भाव, भंगिमाएं और शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप है। मात्र मानवाकृतियों से ही बेंद्रे ने मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु आकृतियों में भी इन भावनाओं का सफल अंकन है। गाय और बछड़ा चित्र में बछड़ा दूध पीते हुए तथा गाय उसे चाटते हुए चित्रित है। तोता और चमेलियन अन्य सुंदर चित्र है। विदेश में बनाए गए विदेशियों के रेखाचित्रों में बेचने वाला,
बाजा बजाती आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनमें प्रवाहमान गति है। इस प्रकार बेंद्रे के चित्र आधुनिक पद्धति में ही नहीं, यथार्थ रूप में भी चित्रित हैं। पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण नामक चित्र में संपूर्ण भारतीयता की छाप है। संग्रह आपके चित्र देश की प्रमुख कला दीर्घाओं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, अनेक संग्रहालयों और सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रहों में देखने को मिलते हैं। 19 फरवरी 1992 को मुंबई में आपका देहांत हो गया। के हैब्बार 1912 से 1996 ईस्वी। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी भावना तथा ललित कल्पना की संवेगात्मक लहर के साथ सृजनरत हैं, तो कुछ कलाकार वस्तुपरक वैज्ञानिक अन्वेषक की बौद्धिक सूक्ष्मता से कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही दुर्लभ व्यक्तित्व वाले कलाकार थे कांटिगेरी कृष्ण हैब्बार। इनके ही शब्दों में कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे तो लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता। यदि एक भी ऐसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। इस संवेदनशील कलाकार ने प्रायः बचपन में ही महसूस किया कि वस्तुओं एवं प्रकृति को बहुचित्रित करना ही कला नहीं, बल्कि कला के लिए कल्पना तथा भाव प्रवणता की जरूरत है। उसी को विकसित करने की आकांक्षा लिए वे सन 1933 ईस्वी में मुंबई आ गए। जन्म एवं शिक्षा कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटिगेरी में सन 1912 ईस्वी में जन्मे हैब्बार को बाल्यावस्था से ही अनेक कठिनाइयों व विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें नित्य वर्धमान भाव व कल्पना के साथ इनकी आस्था, विचार, दर्शन, निष्कर्ष निर्णयों ने परिपक्वता प्राप्त की। किशोर अवस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति आपने घर की दीवार पर उकेरी। यहीं से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर आगे बढ़े। एक बार बढ़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हैब्बार ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की, लेकिन साथ साथ राजपूत एवं मुगल चित्रों का भी अध्ययन किया। किसी एक वाद के तरीके से बंधकर हैब्बार ने चलना नहीं सीखा। अपने में छटपटाते हुए कलाकार को ही सदैव तरजीह दी। जीवन की बाहरी विरोधी विविधता में सृजन के भीतरी एकांत चिंतन को समेटते चलना इनका स्वभाव बन गया था। मुंबई आने के बाद जीवनयापन के लिए इन्होंने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। साथ ही दंडावती मठ में हैब्बार ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश किया व सन 1939 ईस्वी के अंत में वे इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके निर्माणात्मक विकासशील जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। सन 1946 ईस्वी में भारत से प्रस्थान करने पर इनमें स्वाश्रय व सतर्कता की भावना आ गई। अपनी परंपरा व संस्कृति से जुड़े रहे हैब्बार की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, वादों तथा सिद्धांतों के अनेक रस तत्व पनपे। उन्होंने पूर्व व पश्चिम के सभी प्रभावों को ग्रहण किया, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर वे अपनी परंपरा व संस्कृति से ही जुड़े रहे। सन 1940 ईस्वी के दशक में एक तरफ प्रभाववाद आदि पश्चिम कला जगत की शैलियों व अपने ही देश की राजस्थानी व मुगल चित्रकला शैलियों से जूझते रहे। वे कुछ समय तक उत्तर प्रभाववाद से जुड़े रहे, किंतु हैब्बार स्वभावतः एक भावप्रवण व अन्वेषी कलाकार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कला का जो रूप विकसित किया उसमें अन्वेषण, आकृतिमूलकता व अमूर्तन अनवरत रहा। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया। उनकी कृतियों में शांति, आनंद, आशा, मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन हुआ है।
हैब्बार के चित्र प्रेक्षक को अत्यंत सरल, आत्मीय व आकर्षक लगते हैं। उनके चित्र सहज मानवीयता से ओतप्रोत हैं। हैब्बार की शैली में नूतन प्रतीक विधान, नियोजन, रेखाओं की शांत भाव विभोरता ये किसी सैद्धांतिक में एक नए सृजन व कल्पना का नूतन आग्रह स्पष्ट लक्षित होता आग्रह को लेकर नहीं चले, किंतु पश्चिम की नकल करने के सर्वथा विरुद्ध रहे। उन्होंने कहा, हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत रही है, उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को स्कूलों व वादों से निकलकर वैयक्तिकता का निर्माण करना चाहिए। के हैब्बार ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता, एलोरा व कार्ली की गुफाओं को भी देखा व अध्ययन किया। इसके अलावा सन 1949 ईस्वी तथा सन 1953 ईस्वी में उन्होंने 2 बार फ्रांस, रूस, पोलैंड आदि देशों की यात्रा की। वहां की लगभग सभी कला दीर्घाओं एवं संग्रहालयों में नए पुराने कलाकारों के काम को देखा, विभिन्न वादों का अध्ययन किया, किंतु अपने सृजन में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना उचित समझा। हैब्बार एक ऐसे कलाकार थे जो परंपरागत ढंग की पश्चिमी शैली में निष्णात होते हुए भी छद्म रूढ़िवादिता की छाप से सर्वथा मुक्त थे। यद्यपि उन्हें गैर यथार्थवादी रूपाकारों से मोह रहा, लेकिन वे अमूर्तवादी न थे। सन 1960 ईस्वी में उनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, नई दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के चित्रों में इन्होंने नए दृष्टिकोण से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए। हैब्बार सतत अपनी शैली के निजीपन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। हैब्बार भारतीय लोक कला, संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। हैब्बार को भारतीयता के आधुनिक व लोक कला का एक सेतु भी माना जाता है। हैब्बार एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। हैब्बार की शिक्षा जगत को सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने चित्रकार के रूप में जनसामान्य को देखा, समझा व उनकी मनोव्यथा प्रकट की। शिक्षा जगत में उन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट तथा लाइन ऑफ सिंपलिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध पत्र प्रकाशित किए। महत्वपूर्ण चित्रित शीर्षक रंग व रेखाएं। हैब्बार की कला में रंगों की कौतूहल भरी झलक है, साथ ही मानवाकृतियां भी निर्दिष्ट व स्थिर पद्धति में हैं। हैब्बार की कला की महत्ता, उपयोगिता की कसौटी पर वे अवलंबित व फ्रेंच कलाकार गोगा व पाल सेजां से अत्यधिक प्रभावित रहे, फिर भी इन्होंने भारतीय विषय व वातावरण का चित्रण किया। उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ग्राम्य जीवन का यह प्रभाव उनके चित्रों में निरंतर बना रहा। उनके चित्रों की प्रेरणा थी नगर के सुदूर किसी कोने में निवास करने वाले कामगारों से, जो जीवन निर्वाह हेतु साधारण कार्यों में जुटे रहते थे। यही कारण है उनकी कृतियों में इमारत बनाने वाले मजदूरों, किसानों, मछुआरों, फल बेचने वालों के दर्शन होते हैं। उत्सव नृत्य में घनीभूत एक प्राणता व सरलता से अन्वित न होने वाला दृश्यालेख है। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक निम्न है: प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, चित्रक 90, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, माँ बेटी, श्रमिक, मवेशी हाट, धूप दीप्ति, पनघट, मयूर, यमुना पर, सांझ, नर जीवन, सुनहरे और लाल जाड़े की रात, विवाहोत्सव, आकाश पर आदि। आपके द्वारा चित्रित दक्षिण भारत के हाट बाजार के चहल पहल भरे दृश्यांकनों में सुकुमार संयत रंगों का निखार व परिधि की रेखाएं आश्चर्यजनक हैं। आपने सैकड़ों रेखाचित्र बनाए, जिनमें मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा इनके चित्रों तथा रेखाचित्रों के कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए हैं। इनकी रेखाकृतियां लयपूर्ण व नाटकीय गति से सजीव हैं। हैब्बार ने अपनी कला को हल्के, मध्यम तथा चटक रंगों के आलोक से समृद्ध बनाया। सपाट आयताहीन विषयवस्तु के चित्रांकन में भारतीयता का अनुकरण निर्वाह रहा, लेकिन मातिस व ब्राक जैसे आधुनिक कलाकारों के काम से प्रभावित होने के बाद हैब्बार के चित्र भी छाया
प्रकाश संयोजन से मुक्त हो गए। हैब्बार के प्रिय रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला, पीला, हरा व पिकोक ब्लू है, जिनका प्रयोग वे अपने चित्रों में बहुतायत से करते हैं। प्रकाश व छाया संयोजन से मुक्त यह रंग वंद लय उनके चित्रों में प्रवाहित है। उनके रेखाचित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर थी। जैसे जैसे इनकी कला अग्रसर होती रही, वैसे वैसे इनकी रंग व रेखांकन पद्धति अत्यंत सुहावनी व सरल होती रही। उनकी कल्पना रंगों व आकारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया। यश ख्याति की प्राप्ति, पुरस्कार व मान सम्मान हैब्बार के मौलिक सृजन को शीघ्र ही सामाजिक मान्यता मिल गई। समयांतर से अनेक छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे, जिन्होंने इन्हें निरंतर इस क्षेत्र में जुटे रहने की शक्ति प्रदान की। सन 1941 ईस्वी में कोलकाता की ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक, सन 1947 ईस्वी में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक तथा भारत स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान व 25,000 रुपये आदि पुरस्कारों ने उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा उन्हें सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखाचित्रों पर एल्बम तथा इनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया। के हैब्बार को पद्मश्री 1961, पद्मभूषण 1989 व महाराष्ट्र शासन गौरव पुरस्कार 1990 से भी नवाजा गया। सन 1945 ईस्वी व सन 1949 ईस्वी में आपने मुंबई में अपनी विशिष्ट कला प्रदर्शनियां आयोजित कीं। आधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस के कला संग्रहालय में साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिससे वहां के लोग अत्यंत प्रभावित हुए व उन्हें एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया। सन 1951 ईस्वी में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां पिकासो, रोजर, लेजेर आदि महान कलाकारों से इनकी भेंट हुई। यूरोप के अन्य देशों में भी इनकी कला की प्रशंसा हुई। कोलकाता ग्रुप सक्रिय 1943 से 1953। यह भारत में आधुनिक कलाकारों का एक समूह था। सन 1941 में अमृता शेरगिल की मृत्यु के पश्चात सन 1942 से 1943 में 8 कलाकारों ने मिलकर इस गोपाल घोष ग्रुप की स्थापना की थी, जिसमें प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, निरोध मजूमदार, पारितोष सेन, राथिन मित्रा, शुभो टैगोर और प्राण कृष्ण पाल हैं। कुछ समय पश्चात अंबानी सेन, सुनील माधव सेन, गोवर्धन ऐश, कृष्णपाल बंसी, चंद्रगुप्त और हेमंत मिश्रा भी इस समूह में शामिल हुए। इस समूह की स्थापना निम्न प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। उस समय बंगाल में अकाल के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इन दृश्यों ने आमजन के मन को झकझोर दिया। साथ ही दूसरे विश्वयुद्ध की विभत्सता और उसके प्रभाव ने आम जरूरत की चीजों के भाव बढ़ाए, जिससे सामाजिक अस्थिरता आई। इसी के साथ महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन आदि। कोलकाता ग्रुप के घोषणा पत्र की मांग थी कि कला अंतर्राष्ट्रीय और अन्योन्याश्रित होनी चाहिए। ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय परिस्थिति में पश्चिमी आधुनिकता को प्रस्तुत करना था। कोलकाता समूह के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि दे आर द मेकर्स और चीफ पायोनियर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन इंडियन आर्ट। प्रदर्शनी। इस समूह की प्रथम ग्रुप प्रदर्शनी सर्विसेज आर्ट क्लब 28 चौरंगी रोड में सन 1945 में 8 से 18 मार्च तक आयोजित की गई। जनवरी माह में सन 1949 में ग्रुप की चौथी वार्षिक प्रदर्शनी आर्टिस्ट्री हाउस 15 पार्क स्ट्रीट पर हुई, जिसकी समीक्षकों और अखबार वालों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस ग्रुप प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिस्थिति में पश्चिमी आधुनिकता को दर्शाना था। सन 1950 में कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनी मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ सामूहिक रूप से मुंबई में आयोजित हुई। इस प्रदर्शनी की मुल्क राज आनंद,
ई एम फोरेस्टर जैसे लेखकों और रूडी वॉन लेडेन जैसे समीक्षक ने प्रशंसा की। इस प्रकार इसे बंगाल व पूर्ण भारत में अपनी तरह का पहला कलात्मक आंदोलन होने का गौरव प्राप्त है। यह समकालीन भारतीय कला के परिवर्तन में सहायक था। यह ग्रुप करीब एक दशक तक 1943 से 1953 सक्रिय रहा और अभारतीय स्तर पर आंदोलन चलाने में सफल भी रहा। सन 1950 के अंत तक कोलकाता ग्रुप के ज्यादातर सदस्य पेरिस चले गए और यह अल्पकालिक समूह सन 1953 में भंग हो गया। प्रदोष दास गुप्ता 1912 से 1991। जन्म व शिक्षा। यह एक भारतीय एशियाई आधुनिक और समसामयिक मूर्तिकार थे। गुप्ता का जन्म सन 1912 में बाराकर, ढाका, बांग्लादेश में हुआ। सन 1932 में आपने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक किया और इसी वर्ष लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में मूर्तिकला में प्रशिक्षण लेने हेतु प्रवेश लिया। सन 1933 से 1937 तक गुप्ता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, चेन्नई में मूर्तिकला में प्रशिक्षित हुए। यहाँ पर अपने देवी प्रसाद राय चौधरी के सानिध्य में मूर्तिकला की बारीकियां सीखीं। कोलकाता विश्वविद्यालय से आपको रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स लंदन और एलसीसी सेंट्रल स्कूल लंदन से मूर्तिकला की पढ़ाई के लिए वजीफा मिला। सन 1937 से 1939 तक आपने एकोल द ग्रैंड चौमियर, पेरिस में कांस्य ढलाई तकनीक का प्रशिक्षण लिया। सन 1940 में भारत लौटने के पश्चात आपने कोलकाता में स्टूडियो खोला। सन 1943 में कोलकाता ग्रुप की स्थापना की, जिसमें उनकी पत्नी कमला दास गुप्ता और साथी कलाकार राधिन मित्रा, परितोष सेन, निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र और शुभो टैगोर थे। इस समूह का मुख्य ध्येय चित्रकारों को संस्था में चल रही कला विधियों से स्वतंत्र करना था, जिससे वे अपनी कला को सीधे समाज तक प्रेषित कर सकें, यानी औपचारिक कला शैलियों से अलग करना। कोलकाता ग्रुप पहला ऐसा आधुनिक समूह था जिसने विभिन्न भारतीय शहरों में प्रगतिशील कला आंदोलनों की शुरुआत की। इसके पश्चात प्राण कृष्ण पाल, गोवर्धन ऐश और बंसी चंद्र गुप्ता इस समूह में सम्मिलित हुए। सन 1955 में प्रदोष रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन के फेलो नियुक्त हुए। सन 1957 से 1970 तक प्रदोष नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर रहे। आपने यहां 13 वर्ष के कार्यकाल में एफ हुसैन, एन सूजा, तैयब मेहता, रामकुमार और रामाचंद्रन जैसे प्रगतिशील कलाकारों के कार्यों, चित्रों को गैलरी के संग्रह के लिए खरीदा और मॉडर्न आर्ट गैलरी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पुरस्कार और सम्मान। प्रदोष को अपने जीवनकाल में निम्न पुरस्कार एवं सम्मान मिले। सन 1955 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फेलो निर्वाचित। 1963 में यूएस सरकार द्वारा लीडर्स ग्रांट के अंतर्गत बुलाया। 1973 में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। 1978 में साहित्य कला परिषद द्वारा पुरस्कार और उद्धरण। सन 1982 में ललित कला अकादमी द्वारा फेलो। सन 1982 में ही पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। प्रमुख मूर्तिशिल्प। यूं तो प्रदोष ने अनेकों मूर्तिशिल्पों का निर्माण किया, किंतु उनके प्रमुख मूर्तिशिल्पों में 1948, पालना 1950, ट्विस्टेड फॉर्म, ब्रॉज 1953, 3 अनुग्रह 1979, सन वर्शिपर्स 1975, एक डांस 1979, एग बर्ड 1975, चित्रित 91, मदर एंड चाइल्ड रिक्लाइनिंग 1976, सूर्यमुखी 1979, हालवस 1979, राइस 1990, महिला टोकरी के साथ 1990, वधु 1990 रहे। 2008 में MGMA ने प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख मूर्तिशिल्पों की पूर्णव्यापी प्रदर्शनी की मेजबानी की। इस प्रदर्शनी को देखकर केशव मलिक,
कला समीक्षक ने टिप्पणी की, प्रदोष दास गुप्ता इनैग्योरेटेड द न्यू कॉन्टेम्पोररी पीरियड ऑफ इंडियन स्कल्पचर। प्रदोष दास गुप्ता ने अपने मूर्तिशिल्पों के विषय में स्वतः टिप्पणी की है। आई हैव फाउंड अ रिदम पल्सेटिंग ऑल थ्रू आउट। प्रदोष द्वारा बनाए मूर्तिशिल्प क्ले, सीमेंट, कांस्य, संगमरमर और स्टील में निर्मित हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा पर प्रकाश डालते हैं। गुप्ता अंडे के आकार से प्रभावित थे और उनके मूर्ति शिल्पों में यह आकार बखूबी प्रदर्शित था। उनके मूर्तिशिल्पों में किए गए प्रयोगों को इंस्टेंट स्कल्पचर तुरंत मूर्ति अंकित किया गया। आपकी मृत्यु 1991 में हुई।